हाय एवरीवन। हमने इससे पहले वाली वीडियो में आर्टिकल 13 को देखा था क्या होता है। उसमें हमने दो डॉक्ट्राइंस देखी थी। पहली थी डॉक्ट्राइंस ऑफ इक्लिप्स और दूसरी थी डॉक्ट्राइंस ऑफ सीवियरेबिलिटी। और तीसरा हमने ये देखा था कि जो आर्टिकल 13 है उसका सिग्निफिकेंस है जुडिशियल रिव्यू। तो इस वाली वीडियो में हम इन तीनों को देखेंगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सीवियरेबिलिटी और जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। पहली चीज़ डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। देखिए, इक्लिप्स का अगर आप एक बेसिक मतलब सोचेंगे या निकालेंगे तो इसका मतलब होता है ग्रहण लगना। ग्रहण कब लगता है? जब एक चीज़ दूसरी चीज़ को हाइड कर देती है। हम कहते हैं सूर्य ग्रहण लगा है, तो सूर्य के सामने जब मून आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो सूर्य ग्रहण है, मतलब जो सूर्य है वो उसको वो हाइड हो चुका है। तो वैसे ही होता है इक्लिप्स में। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स जो है ना, ये पहली चीज़ तो अप्लाई होती है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के लिए, जो ऐसे लॉज होते हैं जो इनकंसिस्टेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कुछ ऐसे लॉज हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप ऐसे देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो आया था, वो हमने लिया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। लेकिन इससे पहले, इस कॉन्स्टिट्यूशन के पहले भी बहुत सारे लॉज थे। तो वो जो लॉज थे वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद कुछ इनकंसिस्टेंस हो गए। मान लिया जाए पहले लॉ में ये था, अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये था, पहले वाले लॉज में ये था कि राइट टू फ्रीडम मान लिया जाए नहीं था, लेकिन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जब आया तो आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू फ्रीडम दे दिया। तो ये वाला जो लॉ था ना, ये कि राइट टू फ्रीडम नहीं मिलेगा, ये अब हो चुका एक्लिप्स। तो ये जो ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आने से जो भी पहले लॉज थे, अगर वो लॉज इनकंसिस्टेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं जाते हैं तो वो एक्लिप्स हो जाएंगे, तो वो हाइड हो जाएंगे। इसका ये मतलब है कि वो डोरमेंट हो जाएंगे। डोरमेंट का मतलब होता है छुप जाना, लेकिन वो इनवैलिड नहीं होंगे। इनवैलिड का मतलब वो पूरी तरह से डेड नहीं होंगे, वो हटेंगे नहीं, वो रहेंगे, लेकिन वो अब छुप गए हैं। तो ये इसका मतलब है। देखो, द लॉ कैन बी मेड वैलिड अगेन, वो इन फ्यूचर वो वैलिड बन सकते हैं। अगर कोई ऐसा लॉ आया जो उनको सही बना देता है, जो उनको सही वैलिड बना देता है, तो फिर उस केस में वो इन फ्यूचर वैलिड बन सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स जो है वो फाउंड होती है आर्टिकल 13(1) के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, इसका एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ये है भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये है आपका भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस में क्या होता है ना कि 1948, देखो ये कब की डेट है? ये है आपकी प्री कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कहा 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया है, तो 1948 का एक लॉ था, ये था बेरार मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, एक लॉ था। इसके अंदर गवर्नमेंट ने, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से आने से पहले गवर्नमेंट ने ये कहा था कि स्टेट के पास फुल अथॉरिटी है मोटर ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस के ऊपर, मतलब मोटर ट्रांसपोर्टेशन का जो भी बिजनेस होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होगा। तो ये कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट की फुल मोनोपोली है, उसका पूरा हक है। लेकिन जैसे ही हमारा क्या हुआ, देखो 1948 में ये एक्ट जो था वो वैलिड था, लेकिन 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो ये आर्टिकल 1G आया, जिसके अंदर बोला गया कि ऑक्यूपेशन का हक सबको होगा। इसमें क्या कहा कि जो भी इंडिविजुअल लोग हो या फिर जो भी गवर्नमेंट, मतलब कि जो कि गवर्नमेंट हो प्लस कोई इंडिविजुअल इंसान है, दोनों को ऑक्यूपेशन करने का हक है। तो उस वजह से ये ऑक्यूपेशन के राइट की वजह से 1948 वाला जो ये बेरार मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट था, ये इनवैलिड हो गया। इसको हमारी जुडिशरी ने एक्लिप्स कर दिया, मतलब छुपा दिया। इस एक्ट में बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास फुल अथॉरिटी है ये मोटर ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करने की। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें 19G के अंदर क्या बोला कि जो इंडिविजुअल इंसान है, जो कि स्टेट नहीं है, मतलब एक इंडिविजुअल इंसान के पास भी बिजनेस करने का राइट है। तो अब ये अगर आ गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये पहले वाला जो ये था ये इनवैलिड हो गया, इसको हमारी जुडिशरी ने एक्लिप्स कर दिया। लेकिन फिर क्या होता है कि अब देखिए ये एक्लिप्स हो चुका है, अब हम इस एक्लिप्स को दोबारा कैसे वैलिड बना सकते हैं? फिर क्या हुआ कि फर्स्ट अमेंडमेंट जब हुआ 1951 में, तो हमारी गवर्नमेंट ने वहां पे फुल अथॉरिटी दे दी कि मोटर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कोई इंडिविजुअल इंसान नहीं कर सकता, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही होगा। ये हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बोल दिया कि मोटर ट्रांसपोर्टेशन के केस में मोनोपोली जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगी। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो ये एक्लिप्स था ये हट गया, ये एक्लिप्स वाला जो एक्ट था ये फिर से वैलिड हो गया। समझ गए आप? 1948 में एक्ट आया, उसमें बोला कि स्टेट गवर्नमेंट ही सिर्फ और सिर्फ मोटर ट्रांसपोर्टेशन में बिजनेस को देख सकती है। लेकिन जैसे ही आर्टिकल 19(1G आया कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, उसमें बोला गया कि ऑक्यूपेशन कोई भी इंसान कर सकता है, उसका हक है। लेकिन फिर अब ये इस केस में जैसे ही 19(1G आया तो ये वाला एक्ट जो है बेरार मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, इसको एक्लिप्स कर दिया, मतलब इसे हाइड कर दिया, क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट हो रहा था विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इस वजह से उसको डोरमेंट और इनवैलिड कर दिया। लेकिन फिर जैसे ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1951 में, जिसमें ये बोला गया कि नहीं, मोटर व्हीकल के केस में, मोटर ट्रांसपोर्टेशन के केस में गवर्नमेंट को फुल अथॉरिटी है, तो इस एक्ट को फिर से वैलिड बना दिया गया। तो ये एक्लिप्स जो है ना, इसको रिमूव कर दिया गया। ये जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स ये ऐसी है, इसका मतलब होता है किसी चीज को हाइड कर देना, सिर्फ हाइड करती है, वो चीज कभी भी डेड नहीं होती है। तो ये है एक्लिप्स को, फिर से जो चीज आपने एक्लिप्स किया आप उसको फिर से बाद में वैलिड बना सकते हो। इसमें एक और केस है केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, फिर है दीपचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैंने एक ही केस को एक्सप्लेन करा है, अगर लिखने को आएगा तो, अदरवाइज ये 3 केसेस भी हैं। तो ये था हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। अब जो दूसरा हम पढ़ने वाले हैं वो है डॉक्ट्राइन ऑफ सीवियरेबिलिटी। देखो, इसको जो ये वर्ड है ना, इसका मतलब होता है सेपरेट करना, इसका मतलब होता है अलग करना। तो ये तब लगता है, देखो मान लिया जाए कोई एक लॉ है, ये लॉ जो है ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ है, ठीक है। प्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले। अगर इस लॉ का कुछ पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन से वैलिड हो रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को वो वैलिड रूप से
इनेक्ट कर रहा है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है, और इसका एक आधा पार्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं जा रहा है, या फिर वो इनवैलिड हो रहा है, या फिर वो इनकंसिस्टेंट हो रहा है। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी में हम ये इनवैलिड पोर्शन को सेपरेट कर देते हैं, और वैलिड जो एरिया है उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में रखते हैं। यही इसमें देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अगर हम इसमें यूज करते हैं तो हम पूरे लॉ को हाइड कर देते हैं, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी में हम सेपरेट करते हैं। सेपरेट किसको? जो पार्ट इनवैलिड होता है, जो पार्ट इनकंसिस्टेंट होता है, उस पार्ट को हम सेपरेट अलग कर देते हैं वैलिड पोर्शन से। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन हम आगे केस में देखेंगे, जो कि आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में हम देखेंगे कि किस किस कंडीशन में वो सेपरेट हो सकता है और किस किस कंडीशन में वो सेपरेट नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो पहली चीज, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 से आता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, द डॉक्ट्रिन मींस, डॉक्ट्रिन क्या कहती है कि इफ एन ऑफेंडिंग प्रोविजन कैन बी सेपरेटेड, अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफेंड कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इनकंसिस्टेंस में जा रहा है, उसे सेपरेट किया जा सकता है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, उसे सेपरेट किया जा सकता है। और जो पार्ट इनकंसिस्टेंट है या जो पार्ट जो ऑफेंडिंग एरिया है उसको हम वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। वॉइड मतलब हम उसको एंड कर सकते हैं, शून्य डिक्लेयर कर सकते हैं। और एंड नॉट द एंटायर स्टैट्यू, मतलब हम पूरे लॉ को एंड ना करके जो इनवैलिड पोर्शन है, जो ऑफेंडिंग पोर्शन है, हम उसको वॉइड मतलब शून्य डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, द कोर्ट अप्लाई दिस डॉक्ट्रिन, ये कोर्ट जो है वो इसी डॉक्ट्रिन को अप्लाई करती है सेपरेट करने के लिए वैलिड पोर्शन से। मतलब एक लॉ है, उसमें अगर कोई ऐसी चीज आ रही है जो कि इनवैलिड हो रही है और एक है वैलिड पोर्शन, तो कोर्ट देखेगी जो इनवैलिड पोर्शन है क्या उसे सेपरेट किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो हाँ वो सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, वहां यूज करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी। अब देखिए इसका एक केस है जो है आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है ना, आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जो हमारी कोर्ट है उन्होंने कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए हैं जो कि सेपरेशन में लाए जा सकते हैं। देखो पहली चीज इसमें ये बोली कि लेजिस्लेचर का इंटेंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेचर इंटेंट इज द डिसीसिव फैक्टर इन इवैल्यूएशन। जब भी इवैल्यूएशन होगा कि क्या चीज वैलिड है क्या चीज इनवैलिड है, तो लेजिस्लेचर मतलब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है उसका मत जो है वो सर्वोपरि होगा, वही बताएगी कि लॉ इनकंसिस्टेंट है या नहीं है। दूसरी चीज, इफ द लॉफुल एंड इनवैलिड पोर्शन कैन नॉट बी सेपरेटेड, क्या कह रहा है, अगर लॉफुल पोर्शन, देखो एक लॉ था उसके अंदर एक इनवैलिड एरिया भी है और एक वैलिड एरिया भी है, अगर ये दोनों सेपरेट नहीं हो पाते, कैन नॉट बी सेपरेटेड, अगर ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं तो फिर पूरे एक्ट को इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा, फिर वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी नहीं लगेगी। लेकिन क्या लिखा है, अगर वो सफिशिएंटली डिफरेंट है, अगर ये इनवैलिड पोर्शन और वैलिड पोर्शन अपना अपने आप को इंडिपेंडेंट होने के बाद भी अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, मतलब अगर ये सेपरेट हो जा रहे हैं बहुत अच्छे से, तो वहां पे हम अगर ये सफिशिएंटली डिफरेंट है एक दूसरे से और ये क्या बोलते हैं ये दोनों अकेले भी काम कर रहे हैं, इनवैलिड पोर्शन को हटाने के बाद भी वैलिड पोर्शन काम कर रहा है, तभी वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी लगेगी। इफ दे आर सफिशिएंटली डिफरेंट इट विल बी अपहेल्ड इवन इफ द रेस्ट इज नो लॉन्गर एनफोर्सिएबल। तो हम वहां पे वैलिड पोर्शन को रखेंगे और इनवैलिड पोर्शन को तभी हटा पाएंगे जब वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट हैं। ठीक है, ये बोला गया आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। उसके बाद है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस में क्या है, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट से रिलेटेड ये केस है। प्रिवेंशन डिटेंशन जो आपको पता है आर्टिकल 22 के अंदर आता है। इसमें ये कह रहा है कि ओनली द डिस्प्यूटेड पोर्शन ऑफ द एक्ट विल बी वॉइड, मतलब जो पोर्शन डिस्प्यूटेड था वही उसको वॉइड रखा गया, बाकी जो था वो जो था एंड नॉट द होल ऑफ इट, और बाकी जो था वो अभी भी हमारे आर्टिकल 22 के अंदर रखा गया प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। तो ए के गोपालन के केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के ऊपर बात हुई थी। एक और केस आता है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बालसारा, ये भी आप केस लिख सकते हैं इन द डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी। तो अभी हमने 7 केसेस देखे। पहला हमने देखा भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ MP, हमने देखा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में, केशव मेनन वाला डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, दीपचंद्र भी हमने डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में देखा और शंकरी प्रसाद भी हमने डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में देखा। जो हमने सीवियरेबिलिटी में केस देखे, हमने 3 केस देखे, आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास और स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बालसारा। तो ये 3 केस आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी में लिखने हैं। अब देखिए, अब हम करने वाले हैं कि जुडिशियल रिव्यू क्या होती है, आखिर ये जुडिशियल रिव्यू है क्या। देखो जुडिशियल रिव्यू जो होती है ना, ये पावर है जुडिशियल रिव्यू। आप इस वर्ड को देखो, जुडिशरी रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है एक चीज़ है उस पे दोबारा नजर डालना, रिव्यू करना, उसको चेक करना। तो जुडिशरी जब किसी लॉ को चेक करेगी अपने टर्म्स एंड कंडीशन में, तो उसे हम कहेंगे जुडिशियल रिव्यू। क्या है जुडिशियल रिव्यू? रिफर्स टू द पावर ऑफ द इंडियन जुडिशरी। पहली चीज तो पावर है इंडियन जुडिशरी की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 उसके पास पावर है, हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226 के अंदर पावर है। तो ये है टू एग्जामिन करने की पोटेंशियली इनवैलिडेटेड लॉज। क्या कोई ऐसा लॉ है जो इनवैलिड है, उसको एग्जामिन करने की पावर जुडिशरी के पास है। और ऊपर से और एक्शंस टेकन बाय द लेजिस्लेचर, सिर्फ लॉज को ही नहीं, कोई ऐसा एक्शन जो है जो कि लेजिस्लेचर मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है उसको भी, या फिर किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने लिया उसको भी एग्जामिन करने की पावर जुडिशरी को दी है। ये है जुडिशियल रिव्यू का मतलब। इसके लिए आर्टिकल आपको देखना है आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू के बारे में इनडायरेक्टली कोर्ट बोल रहा है। जुडिशियल रिव्यू कहीं पे भी डिफाइन नहीं है पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ क्या बोलते हैं उसे कि हमारी जुडिशरी के जो एक्ट आए हैं, जो जुडिशरी के हमारे केस लॉज आए हैं, उनसे ही हमारी जुडिशियल रिव्यू का इवेल्युएशन हुआ है, उससे ही उनका एक प्रकार से बर्थ हुआ है। ठीक है, तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 इसके बारे में बोलता है। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू। डेफिनेशन, द
द एबिलिटी ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस एंड डिक्लेयर देम नल एंड वॉइड। और जुडिशरी के पास पावर है कि वो उन लॉज को जो भी इनकंसिस्टेंट है विद द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि वॉयलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। सिग्निफिकेंस क्या है जुडिशियल रिव्यू की? पहली बात, ये प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स अगर हमारी लेजिस्लेटिव या हमारी एग्जीक्यूटिव को जैसे गलत लॉ बनाती है जिससे हमारा फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहा है, तो जुडिशियल रिव्यू से उसमें जुडिशरी अपना डिसीजन दे सकती है। चेक एंड बैलेंस का काम करती है। अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा ही अपने आप को पावर दे देते हैं तो जुडिशरी उनकी पावर को कम कर सकती है। तो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। जुडिशियल रिव्यू हेल्प करता है जुडिशरी को इंटरप्रेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे फंडामेंटल राइट होंगे, क्या डीपीएसपी होगा, क्या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा, ये सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ जुडिशियल रिव्यू हमारी जुडिशरी देखती है। तो हमने देखा आज आर्टिकल 13 के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सीवियरेबिलिटी एंड जुडिशियल रिव्यू। Thank you so much.